Good afternoon, all my dear children. I hope that all of you are waiting for the class and the attendance will be always up to the mark. Don't feel lazy, or sometimes when we start anything new, all are like very excited. But जब वही कंटिन्यू चलता रहता है तो लोग थोड़ा बोर होने लगते हैं. आई थिंक आप एक स्टूडेंट हो, आपको बोर नहीं होना चाहिए. मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ. अगर मैं बोर हो जाऊँ, जैसे मैं कहूँ भाई मैं बोर हो गई पढ़ाने से, और ख़ाली मैं नहीं, जैसे बहुत से 5-6 लोग टीचर्स कहें, कोई फिजिक्स वाला कह दे, केमिस्ट्री वाला, मैथ्स वाला, कि भाई हम बोर हो गए, अब हम नहीं पढ़ाएंगे. तो हमें ऐसा लग रहा है कि अगर इस तरह से टीचर्स स्टार्ट कर दें करना, तो बच्चों को पता चलेगा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन. So what I want to convey the message, my dear children, as I have observed in all the classes I am observing, the attendance is less as compared in the beginning. The reason is what? I don't know. Because we are having the same energy, we are teaching even more and more better. Because teaching on online platform a little bit difficult for the one who is teaching from 30 years in offline platform, but we are like practicing. और मुझे अपने आप लग रहा है कि मेरा फर्स्ट लेक्चर और आज का लेक्चर में बहुत फ़र्क है. तो मतलब हम लोग अपना पूरा का पूरा आपको चाह रहे हैं दें, और आपकी अटेंडेंस कम क्यों हो रही है, दैट आई डोंट नो व्हाट द रीज़न बिहाइंड इट. सो प्लीज़ टेक केयर कि आप लोग रेगुलर क्लासेस में रहेंगे, पूरे टाइम अटेंड करेंगे क्लासेस. तुम देखना तुम्हारा एक अलग ही अप्रोच होएगा सब्जेक्ट के लिए. सो कीपिंग दिस इन आवर माइंड, let us revise a little bit about the previous class where we have taken isotonic solution, क्योंकि उसी से continuation में करेंगे अपन अभी. तो isotonic solution I have given to you. Suppose solution A and B है आपके पास. एक का osmotic pressure suppose 5 है, दूसरे का भी 5 है. तो if two solutions having same osmotic pressure, then it is known as isotonic solution. और वहाँ ऑस्मोसिस नहीं होती, एसपीएम में से ना ये वाला इधर जाएगा ना वो वाला इधर आएगा. यहाँ तक पढ़ा था. अब आप एक काम करें मेरे साथ, एक साइड हेडिंग डालेंगे सब लोग. वी विल राइट टुगेदर द साइड हेडिंग. दैट विल बी, आवर साइड हेडिंग विल बी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ऑल ऑफ यू राइट प्लीज. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ओके, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. नाउ इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पहले मैं समझा देती हूँ, उसके बाद अपन लिखेंगे टुगेदर. सपोज कीजिए मैंने आपको बताया था कि जो अपना बॉडी का फ्लूइड है वो 0.9% NaCl होता है. आई थिंक ऑल ऑफ अस नो एंड रिमेंबर दिस. इफ वी इंजेक्ट एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड, द लिक्विड शुड बी हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर और शुड बी आइसोटोनिक विद द बॉडी फ्लूइड. That should be 0.9% NaCl solution. इतना समझ आ गया. Now अगर मैंने, ध्यान से सुनना मेरी बात पहले, अगर मैंने ब्लड सेल्स को रखा ऐसे सॉल्यूशन में जिसका कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन 0.9% NaCl solution. Again, if I keep my blood cells into a solution having concentration more than what? 0.9% NaCl. Now what is the definition of osmosis? आपको याद आया लास्ट क्लास से? मूवमेंट ऑफ सॉल्यूशन और लिक्विड फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर. तो आपने सेल को रख दिया हायर में, तो सेल के अंदर जो फ्लूइड है वो सेल में से बाहर जाने लगेगा, क्योंकि बाहर सेलाइन सॉल्यूशन 0.9% से ज़्यादा है और सेल के अंदर 0.9% है. तो ऑस्मोसिस हो रही है लोअर से हायर में. इस फेनोमेना में, और ब्लड सेल के वहाँ सेल मेम्ब्रेन नेचुरल है, इस फेनोमेना से ब्लड सेल्स क्या हो जाएंगी? श्रिंक, एंड अ बिग डिसऑर्डर विल टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी. इसलिए हम हमेशा जो इंजेक्ट करेंगे, कोई भी इंजेक्शन, सेलाइन, कुछ भी, उसका बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना. दैट इज 0.9% NaCl सॉल्यूशन. क्लियर?
तो अगर ऐसे दिमाग में रखो, कैसे याद रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर सॉल्यूशन रखा ब्लड सेल को ऐसी जगह जहां पर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर 0.9 से ज्यादा, तो नाम क्या आएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, सो ऑल ऑफ अस स्टार्ट राइटिंग, मेरे साथ साथ लिखते जाओ आप लोग। इफ the blood cells are kept in a solution, if the blood cells are kept in a solution having concentration more than 0.9% NaCl. If the blood cells are kept in a solution having concentration more than 0.9% NaCl, then the cell will shrink. As the liquid, जिसको अपन फ्लूइड भी कहते हैं, as the liquid inside the cell move out. Okay, my dear, and this is called hypertonic solution. I will read again. If the blood cells are kept in a solution having concentration more than 0.9% NaCl, then the cell will shrink as the liquid inside the cell will move out. Okay, so this is known as hypertonic solution. ये आपका hypertonic solution है. आइसोटोनिक पिछली क्लास में खत्म करा था वहां तक, अभी अपन ने हाइपरटोनिक पढ़ा. नाउ द लास्ट टाइप is given by the name hypotonic solution. So next heading you have to write hypotonic solution. Hypotonic solution. This will be the next side heading, and keep your pen. We will explain it again. This is very easy. जिसको हाइपरटोनिक समझ में आ गया उसके लिए हाइपोटोनिक बहुत ज्यादा इजी है. Now, what is the meaning of hypotonic? Now you are keeping your blood cells, hypo यानी कम, in a solution having concentration less than 0.9% NaCl. अब क्या होगा, उसको कम में रखा है तो हमें पता है कि ऑस्मोसिस में कम से ज्यादा में आता है. Now the liquid or 0.9% NaCl solution will move inside the cell. सेल में ऑलरेडी फ्लूइड है, उसमें और आ गया तो सेल विल स्वेल. तो स्वेलिंग ऑफ सेल विल टेक प्लेस, अगेन अ बिग डिसऑर्डर. सो व्हाट इज द कंक्लूजन? द बॉडी और द ब्लड सेल शुड बी इंजेक्टेड विद अ सॉल्यूशन विच इज इक्वल टू 0.9%, या कहीं कुछ बुक्स में 0.85 भी लिखा है, वो सेम है. ओके, सो फॉर हाइपोटोनिक वी विल बी राइटिंग टुगेदर. If the blood cells are kept in a solution, if the blood cells are kept in a solution having concentration, now only the difference, less than 0.9% NaCl solution, then the cell will, यहाँ difference आएगा, will swell. Then the cell will swell as the liquid move inside the cell, as the liquid move inside the cell. So this is the definition of hypotonic
एज वेल एज हाइपरटोनिक। यहाँ पर मोर देन पे अपन ऊपर वाली डेफिनेशन में अंडरलाइन कर लेंगे और श्रिंक पे, और सेकेंड डेफिनेशन में आप अंडरलाइन करोगे लेस देन पे और स्वेल पे। सो प्लीज कीप इन माइंड these two definition along with isotonic solution. So this is a little bit like again theory part in this chapter, and all this belong to osmosis only. Still we are talking about the last colligative property, that was osmotic pressure और उसके phenomena osmosis. So I hope these two are clear. अब इसके बाद थोड़े से अपन जो जनरल phenomena स्टार्टिंग में मैंने osmosis के आपको बताए थे, मुझे लगता है अब आप सब ध्यान में आएगा तो अपन रिवाइज करवाते हैं। लाइक फॉर्मेशन ऑफ पिकल्स, है ना। पिकल को अपन ने सेलाइन वाटर में डाला, पिकल का जो लिक्विड था वो बाहर आ गया, सो प्रिजर्वेशन हो गया और आपका अचार बन गया। विल्टेड फ्लावर्स रिवाइव व्हेन प्लेस इन फ्रेश वाटर, अगेन द सेम वन, फ्रेश वाटर जाएगा अंदर और वो मुरझाए हुए फूल खिल जाएंगे। रूट्स में पानी डालोगे नीचे से ऊपर तक जाएगा ड्यू टू ऑस्मोसिस। सो ऑल दीज आर गुड फेनोमेनाज ऑफ ऑस्मोसिस। इसका एक बहुत ही बढ़िया एक एप्लीकेशन है जो मुझे देना है आपको, पहले समझ लो, देन वी विल राइट टुगेदर अगेन। आई थिंक द चिल्ड्रन विच आर हैविंग बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट मे दे हर्ड अबाउट एडेमा, EDEMA एडेमा। अगर नहीं पता कोई बात नहीं, अपन तो जनरल सबको समझा रहे हैं। एडेमा एक तरह की बीमारी होती है बेटा, इसमें वाटर रिटेंशन होता है बॉडी में। क्यों और क्या उसका रीज़न है? आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं, एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आपको अगर कहीं दिखेगा कोई किसी को एडेमा है तो आप उसको क्या एडवाइस करेंगे, ये मैं आज आपको बताऊंगी। सपोज आई हैव ऑब्जर्व मेनी पीपल दे यूज वेरी मच सॉल्ट। जैसे कुछ खाना बना, खाने में सॉल्ट होना हमेशा कम लगता है, उठाया नमक और ऊपर से ऐसे ऐसे डालना शुरू कर दिया नमक। कोई भी फ्रूट्स खा रहे हैं, फ्रूट्स के ऊपर इतना सारा नमक डाल दिया। Taking large amount of salt is not good at all for the health. So the people which are taking extra salt or salty food very much, they have a habit, they experience edema, that is water retention. क्या मतलब? जब आपने बहुत सा salty चीज़ें खा ली तो आपका solution concentration ज़्यादा हो गया, अपना liquid जो अपनी body के अंदर है, तो सेल के अंदर से जो लिक्विड है वो बाहर जाने लगा, तो बाहर जो है पूरा पानी पानी भर जाएगा। वाटर रिटेंशन मतलब आपको स्वेलिंग, ऐसे पफिंग, ऐसे अजीब सा फील होने लगेगा। दिस इज नॉन एज एडेमा। तो मैं अलग से एक हेडिंग दे रही हूँ बिकॉज ऑल दीज आर रिटन इन बिटवीन द लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी, बट आई नो दैट दीज क्वेश्चन ही होते हैं जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं, जहाँ पर अपन कभी कभी एनसीईआरटी की अंदर की लाइन नहीं पढ़ते और पता चला अपना ये वाला क्वेश्चन छूट गया। तो आप एक काम करेंगे, एक साइड हेडिंग अपनी कॉपी में सब लोग डालेंगे एंड राइट इंपॉर्टेंट ऑल्सो EDEMA, EDEMA, that is given by the name edema. So you will write together edema. Now we will write in edema, a small note in edema we will write, people taking lot of salts, people taking lot of salts and salty foods. जैसे कुछ लोगों को नमक खाने का बहुत शौक होता है, उन्हें कभी भी कितना भी नमक डाल दो उनको नमक कम ही लगता है, वो ऊपर से नमक डाले जाते हैं। तो people taking lot of salts and salty foods experience water retention, experience water retention, you can underline it, that is क्या होता है, मतलब water retention में क्या होता है, swelling, puffing, मतलब ऐसा लग रहा है फूला फूला बॉडी, puffing, okay, and this is known एज एडेमा। ठीक है बेटा, और इसके बारे में मतलब वही है कि बॉडी के अंदर के जो सेल्स हैं उनमें से पानी बाहर आने लगेगा, नॉन एज एडेमा, एंड ब्रैकेट में इट इज ड्यू टू ऑस्मोसिस, इट इज ड्यू टू
osmosis. So please complete para fast. It is very simple but it is important again. कोई भी छोटी छोटी चीज़ें जो होती है वो important मानी जाती हैं. Okay. So all this are like application, we can say. These are all application of osmosis only. They are not anything different. ऐसे ही जैसे कभी कभी अपन देखते हैं कि बहुत मतलब बाहर की कंट्रीज में बहुत कॉमन है, थैंकफुली इंडिया में नहीं है ज़्यादा, बिकॉज इट इज़ नॉट गुड ऑल्सो इतना पुरानी चीज़ें खाना. लाइक अपन देते हैं फ्रूट्स के बॉक्सेस होते हैं, डब्बे होते हैं, उनमें फ्रूट्स को प्रिजर्व करते हैं. कुछ लोग मीट को प्रिजर्व करते हैं डब्बों में और उसको मतलब अलग अलग कंट्रीज़ में जाता ही है. तो प्रिजर्वेशन ऑफ मीट और फ्रूट्स, लाइक मीट को प्रिजर्व करते हैं बाय एडिंग सॉल्ट, तो वही होता है मीट के अंदर का पानी बाहर चला जाता है, तो ड्राई हो जाता है, तो सड़ता नहीं है. ऐसे ही फ्रूट्स को प्रिजर्व करते हैं बाय कीपिंग देम इन शुगरी या सिरप वाले सॉल्यूशन में. जैसे अपन को, तुम्हें ये वाली एग्जांपल तो सभी को पता होगी, कभी कभी वो डब्बा आता है ना, उसके अंदर रसगुल्ले होते हैं. रसगुल्लों आप जब डब्बा खोलते हो तो रसगुल्ले पानी में मतलब चाशनी सिरप में तैरते रहते हैं. ये यहाँ ऑस्मोसिस ही हो रहा है कि वो रसगुल्ला जो है पानी में डाल दिया तो उसके अंदर का जो लिक्विड है थोड़ा बाहर रहेगा ताकि वो सड़े नहीं. तो फ्रूट्स को और स्वीट्स को और मीट को, इस सब को प्रिजर्व करते हैं बाय एडिंग देम इनटू अ सॉल्यूशन विच इज़ मोर कॉन्सनट्रेटेड देन द इंडिविजुअल वन. तो उससे क्या होगा कि पानी उसका बाहर आ जाएगा और वो प्रिजर्व रहेगा. सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑस्मोसिस. यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि ऑस्मोसिस हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक तो ख़त्म हो गया, बट एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी बचा है जो अभी लूँगी मैं. उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं. कंटिन्यूएशन में आप देखोगे तो क्वेश्चन उस टॉपिक में से आते जा रहे हैं. दैट टॉपिक हैव द हेडिंग रिवर्स ऑस्मोसिस. So now you please all of you write down the side heading reverse osmosis. Reverse osmosis. ठीक है, इसको मैं आपको एक डायग्राम से समझा रही हूँ. बहुत बढ़िया डायग्राम, छोटा सा डायग्राम है, वो जो जब पहले बनाया था ऑस्मोटिक प्रेशर समझाने के लिए, उसी जैसे एक कंपार्टमेंट बना रही हूँ मैं अभी. आप चाहो तो मेरे साथ बना लो रफली, कोई बहुत बड़ा वो डायग्राम नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए एक डायग्राम है. You can draw it, मेरे साथ साथ बनाते जाओ आप. Okay, this is a compartment and in this compartment what we are having in the center we will draw SPM. Suppose बीच में मैंने यहाँ this is my SPM, बीच में दो में डिवाइड कर दिया इक्वल उसमें, and this is my semi permeable membrane. Now I am keeping here, suppose I am keeping this side fresh water. यहाँ पर मेरे पास फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर, खाली अकेला पानी यानी. ओके, एंड हेयर आई हैव सॉल्यूशन, मतलब सेलाइन सॉल्यूशन सपोज. ठीक है, सो व्हाट इज प्रेजेंट इन माय कंपार्टमेंट? इन वन साइड आई एम हैविंग फ्रेश वाटर, इन द अदर साइड आई एम हैविंग सेलाइन सॉल्यूशन इन नमक का पानी. ओके, नाउ ध्यान से समझना और सुनना अच्छी तरह. As the rule for osmosis, the flow will be from lower concentration to higher concentration. Obviously, इसका concentration higher है क्योंकि यहाँ नमक का पानी है और इसका concentration कम है. तो स्टार्टिंग में क्या देख रहे हो आप कि fresh water will flow inside the saline solution. ये देखो एरो, देखो मेरा ये एरो कहाँ जा रहा है? फ्रेश वाटर से मेरा एरो कहाँ जा रहा है बेटा? सेलाइन सॉल्यूशन में मेरा एरो जा रहा है. फ्रॉम वेयर? फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सेलाइन सॉल्यूशन. ये मेरा एरो यहां से यहां तक गया. नाउ ये जब काम हो रहा है तो ये ऑस्मोसिस हो रही है. तो इसमें हमने क्या बोला था तुमसे जब ये काम हुआ, सो मान के चलो इसका जैसे प्रेशर इसका यहाँ लिक्विड का यहाँ तक था फॉर एग्जाम्पल, तो इसका यहाँ तक आ गया, यहाँ पर आपका लेवल बढ़ गया क्योंकि यहाँ से पानी इधर आ रहा है. ओके, अब मुझे ऑस्मोसिस को रोकना है. अभी मैं पुराना ही समझा रही हूँ, नया कुछ नहीं समझाया मैंने, जो लास्ट क्लास का था उसी का समझा रही हूँ. अब मुझे ऑस्मोसिस रोकना है तो मैंने प्रेशर लगाया. सपोज जो मैंने प्रेशर लगाया बेटा वो फॉर एग्जाम्पल कहा मैंने, फॉर एग्जाम्पल प्रेशर लगाया 5 atm. ये जो 5 atm था मेरा, ये ऑस्मोटिक प्रेशर था. मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 5 atm जो लगाया उससे क्या फायदा हुआ? ऑस्मोटिक प्रेशर 5 atm मीन इफ आई अप्लाई 5 atm then
water will stop to come inside the saline solution, यानी ऑस्मोसिस रुक जाएगी, यानी पानी यहां से यहां नहीं आएगा। अगर मैंने सपोज कहा 5 ATM लगाया तो 5 ATM क्या हुआ? एक्स्ट्रा ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या थी डेफिनेशन? एक्स्ट्रा प्रेशर विच इज अप्लाइड वेयर? ऑन सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू इट, यानी टू स्टॉप ऑस्मोसिस। ये पूरा पढ़ लिया था मैंने, अपन सबने पढ़ लिया है। अब आ रही है आगे इसके बाद, तो यहीं तक चल, अभी तक पूरा वही था, अब आगे आ रहा है। अगर आपने प्रेशर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो ऑस्मोसिस को बंद कर रहा है, उससे ज्यादा लगा दिया सॉल्यूशन के साइड, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इफ प्रेशर एक्स्ट्रा देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड। 5 ATM में ऑस्मोसिस रुक गई, 5 से ज्यादा अगर कर लिए, यहां प्रेशर लगाया जा रहा है 5 से ज्यादा, तो उल्टा होने लगेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपोजिट? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन यानी सलाइन सॉल्यूशन से, फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट साइड विल टेक प्लेस इफ प्रेशर एक्स्ट्रा देन ऑस्मोटिक प्रेशर is applied where? On solution side, इस side, then flow of solvent takes place from where? From solution side to solvent side, यानी उल्टा हो गया कि नहीं? हायर से लोअर में जाने लगा, यानी डिफ्यूजन जैसा काम करने लगा। लेकिन एक डिफरेंस रहा अभी भी कि डिफ्यूजन में SPM नहीं होता, यहां पर आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो उल्टा होने लगेगा। इसे कहा जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन नहीं कहा जाता क्योंकि डिफ्यूजन नहीं है ये, बिकॉज SPM इज देयर, बट इट इज अपोजिट ऑफ ऑस्मोसिस। इन ऑस्मोसिस मूवमेंट विल बी फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, while in reverse osmosis movement of solvent will be from higher concentration to lower concentration through what? SPM. Is it clear? अब इससे फायदा क्या हो रहा है, पहले पूरा समझा दें फिर लिखेंगे। इससे फायदा क्या हो रहा है? बहुत बढ़िया फायदा हो रहा है। इधर देखो, इस काम से यहां से सॉल्वेंट पानी उधर जाया जा रहा है, ठीक है। यहां पर आखिर में क्या बच जाएगा? जब फर्दर ये करोगे 4-5 दफा, आखिर में यहां नमक बन जाएगा, सॉरी नमक बन नहीं जाएगा, बच जाएगा, मतलब सॉल्ट विल लेफ्ट बी इन दिस कंपार्टमेंट। सो ओनली सॉल्ट विल बी हियर, पूरा पानी उधर चला जाएगा। समुद्र का पानी क्या होता है? सलाइन वाटर। बहुत सी कंट्रीज हैं, आप भोपाल में सपोज रह रहे हो या इंडिया में बहुत ज्यादा यूज नहीं होता सी वाटर को एज अ ड्रिंकिंग वाटर, बिकॉज like keeping sea water as a drinking water is a very difficult because it is very expensive. So in our country we have a lot of मतलब underground water है, lakes से निकाल के हम लोग यूज कर रहे हैं भोपाल में खास तौर से, तो हमें प्रॉब्लम नहीं आ रही। लेकिन जिन कंट्रीज में सी वाटर इज यूज्ड एज ड्रिंकिंग वाटर, वहां पर डीसेलिनेशन ऑफ सी वाटर करना पड़ता है, यानी उसमें से हमें क्या हटाना पड़ता है? सॉल्ट को हटाना पड़ता है। वाई वी वॉन्ट टू रिमूव सॉल्ट फ्रॉम इट? बिकॉज टू कीप इट फिट फॉर ड्रिंकिंग। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस व्हाट? डीसेलिनेशन ऑफ सी वाटर, मीन रिमूवल ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सो दिस इज ऑल अबाउट रिवर्स ऑस्मोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है। यू प्लीज राइट 3 times इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये बहुत एग्जाम में आता रहता है और 1 मार्क, अभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है। नाउ प्लीज डू वन थिंग, यू प्लीज फर्स्ट इफ यू हैव फिनिश दिस डायग्राम, ये डायग्राम कोई एग्जाम में नहीं आएगा बनाने को, बट अगर बनाना है तो फटाफट बना लो इसको। इसके बाद अब आप मेरे साथ लिखेंगे जो मैं लिखवा रही हूं अबाउट रिवर्स ऑस्मोसिस। सो वी विल राइट टुगेदर फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस। इफ प्रेशर, इन्वर्टेड कॉमा खोल सकते हैं अपन, इफ pressure extra than the osmotic pressure, if pressure extra than the osmotic pressure is applied on solution side, is applied on solution side. Again I will repeat,
if pressure extra than the osmotic pressure is applied on solution site, then what will take place? Then flow of solvent, takes place, from solution site to solvent site, This is known as reverse osmosis. So again I will read, अगर कुछ मिसिंग है तो लिख लें आप. ये पूरा रट लेना जैसा लिखा है, समझ तो गए हो, बट एग्जैक्टली लिख लेना जैसे मैंने लिखा है. इफ प्रेशर मोर कह दो या एक्स्ट्रा कह दो या ग्रेटर कह दो, जो अच्छे लगे, एक्स्ट्रा देन द ऑस्मोटिक प्रेशर is applied on solution side, then flow of solvent takes place from solution side to solvent side. This is known as reverse osmosis. Hurry up, finish the line fast. All of you finish the line. After this, we will be writing the application of reverse osmosis. If you have finished this, now write the side heading in your copy. In that you write application of reverse osmosis. So the next side heading will be, again जैसे क्वेश्चन ऐसे आता है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन इसमें आया है वो ऐसे आया है, what is reverse osmosis, give its application, 2 नंबर का. कितना आसान क्वेश्चन है. So we are taking the application of reverse osmosis. So the application of reverse osmosis we will be writing here. It is used ऐसे कर दो, it is used for desalination. It is used for desalination of sea water. It is used for desalination of sea water. You can write means to remove salt from sea water and keep it fit for drinking. Keep it fit for drinking. In bracket we can write water purification. Water purification. Okay, my dear. So, what is the application of reverse osmosis? Again, it is used for desalination. D यानी हटाना, saline यानी नमक. Desalination of sea water, समंदर के पानी में से नमक हटाने के लिए. Mean to remove salt from sea water, नमक हटा दिया, and keep it what? Fit for drinking. The name is given water purification. So I hope that you have done all this, and now the theory part for osmosis and osmotic pressure is over. We will be solving some numericals now for osmosis, and we will continue. So before we start the numerical, I want to tell you, in this chapter one theory topic is left only, that is abnormal molar masses, where we have to study Van 't Hoff factor and association dissociation. Then the chapter will be over. Now we will tell you in the next classes what we will be doing after this. So we have to give you questions and many things. We will tell you the detail for that all. So the chapter today, we can say that the chapter is 85% will be over. Only one theory part and numericals are left, and then we will give you practice sheet and all. We will tell you how we will give you.
Okay, so this is have you done? So we will rub it now, and now we will be solving few numericals on osmosis, because we have started osmosis and osmotic pressure last class, and now we have finished all the theory part in that. एंड ये सब थ्योरी पार्ट बहुत अच्छा है, ये सब मतलब एग्जाम में जैसे आपको पता है कि थ्योरी पार्ट इसमें से आता है, तो इसी ये सब सारे पॉइंट्स अपन ने पढ़ लिए हैं. नाउ राइट, लेट अस स्टार्ट द न्यूमेरिकल. नाउ द न्यूमेरिकल इज 200 सेंटीमीटर क्यूब. क्वेश्चन, सेंटीमीटर क्यूब of an aqueous solution of protein 200 centimeter cube of an aqueous solution of protein contains 1.26 gram of protein, contains 1.26 gram of protein. Okay, comma, the osmotic pressure at 300 Kelvin, the osmotic pressure OP at 300 Kelvin is, the value is given to us 2.57 into 10 to power minus 3. 2.57 into 10 to power minus 3 bar. This is the value of osmotic pressure given to you. And calculate the molar mass of protein. What is the unknown? Calculate the molar mass of protein. Please finish writing. जहाँ जहाँ वैल्यूज उनको अंडरलाइन कर लेते हैं. 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन. ऑस्मोटिक प्रेशर इज 2.57 into 10 to power minus 3 bar. Temperature is 300 Kelvin, and the unknown is to calculate the molar mass of protein. Okay, so I will read the question again in 1 minute. 200 centimeter cube of an aqueous solution of protein contains 1.26 gram of protein. Osmotic pressure at 300 Kelvin is 2.57 into 10 to power minus 3 bar. Calculate the molar mass of protein. A very good question, no any difficulty. A little bit unit conversion is always there. I want to give you one trick, my dear. Remember कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे खासतौर से ऑस्मोटिक प्रेशर की जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसमें यूनिट कन्वर्जन बहुत कॉमन होता है, बहुत ज़्यादा यूनिट कन्वर्जन उसमें देखा गया है कि आता रहता है. सो लेट अस स्टार्ट द आंसर एज वी हैव द हैबिट to write the known and unknown things which are given to us. So the volume given to us 200 centimeter cube, we have written, contain 1.26 gram of protein, that is the weight of solute. 1.26 gram ये solute का weight है. Temperature you will be having 300 Kelvin and osmotic pressure का symbol pi होता है. Pi you will be getting 2.57 into 10 to power minus 3 bar. And what is unknown? MB. ठीक है बेटा, तो इतना सबको आता है लिखना. और अब फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, जो बच्चा, मेरा बच्चा ऐसा नहीं है यकीनन, लेकिन बाय द वे कोई बच्चा ऐसा होए कहीं पर भी जिसके 20 आ रहा है और 23 इज द पासिंग मार्क, तो उस टाइम अगर उसने ये लिखना का सीखा हुआ है तो उसको आधा नंबर मिल जाएगा. इस तरह से अगर 4 न्यूमेरिकल में उसने नहीं करा है बट उसने ऐसा लिख दिया है तो उसको 2 नंबर मिलकर वो पास हो सकता है. So you should have the habit to write the data before we start solving the question. Now ये सब हो गया. सबसे पहले दिमाग जा रहा है हमारा कि भाई हम फॉर्मूला लिख लेना, सबसे अच्छी बात है ताकि हमें समझ में आएगा हमें करना क्या है. वेरी गुड, तो लाओ फॉर्मूला लिखते हैं हम. तो सबसे पहले हमने
फॉर्मूला लिखा पाई वाला, फिर उससे हम MB अलग कर लेंगे। पाई का फॉर्मूला पिछली क्लास में पढ़ा था, आई होप के सब याद करके ही आए होंगे, जब भी उन्हें मजा आ रहा होगा। WB इंटू R इंटू T अपॉन MB इंटू V। I want MB, तो I can take MB separately. MB will be equal to WB into R into T divided by pi into V. So this I want, so I have taken the formula. Please चैप्टर बिल्कुल एंड हो रहा है और जो लास्ट टॉपिक है उसमें थोड़ा सा एक फॉर्मूला है, एक दो फॉर्मूलाज बस, जो मैंने तुमसे कहा है। जो बच्चा मेरी बात सुन रहा है, या तो एक छोटी सी जो डायरी होती है उसमें सारे फॉर्मूलाज लिख लो सॉल्यूशन के एक तरफ, नहीं है डायरी घर में अभी कोई टेंशन नहीं है, एक पेज ले लो उसमें लिख लो, पेज को अटैच कर लो अपनी टेबल पे। इस तरह से एक फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज सामने होंगे, हर न्यूमेरिकल आपसे करते बनेगा। नाउ WB you have 1.26 gram. Temperature I told you my dear, and keep it in mind. Temperature should be in Kelvin. हमें यहाँ पर केल्विन में दिया, इज वेरी गुड। अगर सेल्सियस में देता तो तुम्हें कन्वर्ट करना है टेम्परेचर को काय में, केल्विन में, बट ऑलरेडी इट इज गिवन इन केल्विन, नो एनी प्रॉब्लम। ओके, पाई इज गिवन इन बार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। पाई की यूनिट देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपको गैस कांस्टेंट R लेना है, जिसकी वैल्यू एग्जाम में नहीं दी जाएगी। अगेन गोल्ड एंड डायमंड वाली चीज, लाइक इट। क्या मतलब, R हमने पढ़ा था 8.314, किसी के दिमाग में से भूला हुआ याद है 8.314, कुछ नहीं होने वाला उससे। R की वैल्यू वही ली जाएगी जो प्रेशर की वैल्यू है। प्रेशर काय में दिया हुआ है, बार में। लेट अस रिवाइज, मैं एक दफा तुम्हारे याद करवा देती हूँ, फिर से भूल गए हो गए लास्ट ईयर का। R की वैल्यू जिनको याद है ठीक है, नहीं याद है लिखना पड़ेंगी मेरे साथ। R इक्वल टू 0.083 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। R इक्वल टू 0.082 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। R इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। R इक्वल टू 1.99, जिसको अपन नियरली 2 ही लेते हैं, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। जल्दी से सारी R की वैल्यूज उतार लो, आता है हमें उससे मतलब नहीं है, हमें इस साल चाहिए R की वैल्यूज। राइट इट फास्ट चिल्ड्रन, इफ यू नो इट ऑल्सो यू हैव टू राइट, याद है जब भी लिखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? यहां पर एक जरा सा मिस्टेक हो रही थी मुझसे, यहाँ 3 है बेटा, इसमें मुझे कंफ्यूजन हमेशा होता है। एटमॉस्फेयर वाले में 2 है और बार वाले में 3 है। कैलकुलेशन में कोई भी फर्क नहीं आने वाला क्योंकि वो 4 डिजिट है, लेकिन जब भी आपको चीज एग्जैक्ट लिखना चाहिए। तो अगर R मेरा एटमॉस्फेयर में है तो आई हैव टेक द वैल्यू 0.082. If I want to take it in bar, then what is the value? 0.083. If I want to take it in joule, 8.314. If I want to take it in calorie, it should be 2. Now, in my question, the osmotic pressure given to me in bar, so the value of R which I have to take 0.083. Is it clear? तो ये R हो गया हमारा। टेम्परेचर दिया हुआ है केल्विन में, वेरी गुड, क्योंकि R केल्विन में है, पाई बार में है, चलो अच्छी बात है। लेकिन अगेन अ वेरी गुड और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, व्हाट इज दैट? जब R आप बार में ले रहा हो मेरे बच्चे, तो वॉल्यूम काय में ले रहा हो, लीटर, एंड यहां वॉल्यूम काय में दिया है, सेंटीमीटर क्यूब। और आप सब जानते हैं कि सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 मिलीलीटर। अगर किसी को नहीं पता है फौरन लिखो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 मिलीलीटर, बट आई हैव टू टेक इट इन लीटर। एंड 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? क्लास 3rd की मैथ्स की बुक 3rd 1 लीटर में 1000 ml. So you have to convert volume into what? Into लीटर। मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? 200 डिवाइडेड बाई 1000। इज इट क्लियर? तो कितना हो जाएगा? 0.2 लीटर। अब ये जो चीजें है ना, आप कहोगे मैडम आप हर चीज को गोल्ड कह रही हो। हाँ कह रहा है बेटा, क्योंकि आप अगर उठा के 200 लगा दोगे तो 0, 3 मार्क्स में से 1 मिलेगा, क्योंकि सारा सब्स्टिट्यूशन सब कुछ गलत हो जाएगा। इसीलिए ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। और जो बच्चा इस तरह से अमीना मैडम की बात सुनता है, एक एक वर्ड
वो बच्चा न्यूमेरिकल गलत कर ही नहीं सकता कभी भी, क्योंकि न्यूमेरिकल में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां पर गलती होगी वो आपको बताई जा रही हैं। फॉर्मूला तो सब याद ही कर लेंगे, इतना तो स्टूपिड कोई नहीं होगा कि नहीं हम तो फॉर्मूला भी याद नहीं करेंगे, हम तो जा रहे हैं बस आइडियल सॉल्यूशन पढ़ के। आई थिंक नो वन इज लाइक दिस। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट MB, WB यू हैव 1.26, R की वैल्यू आपको खुद पता है 0.083, टेम्परेचर आपका 300 डिवाइडेड बाई पाई 2.57 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू वॉल्यूम 0.2। तो बस अब ये अपन अभी तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन आपको घर में मैंने हर दिन कह रही हूं, घर में कर करके देखो, यू विल बी गेटिंग 61022। द आंसर विल बी 61022। Again, as I told you many times, to get 3 out of 3 in the numerical, it is molecular mass. What will be the unit? Gram only या gram per mole? Of course, gram per mole. So the molar mass will be gram per mole. Is it clear? So this is the answer of this question, and it is very good question. ठीक है बेटा? सो ये आप जल्दी से क्वेश्चन लिख लें अपनी कॉपी में। अच्छा क्वेश्चन था ये, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। एक और अपन अभी कर रहे हैं, इसलिए इसको जल्दी से लिख लो कॉपी में ताकि दूसरा अपन कर पाए। ये कॉस्मोटिक प्रेशर पे एक और दे देती हूं मैं, उसके बाद फिर अपन अलग से क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, डन। नाउ आई विल रब द न्यूमेरिकल फर्स्ट, फिर नीचे जब तक आंसर तुम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों में से कोई भी जैसे डाउट नहीं पूछ रहा है, मेरी केमिस्ट्री में तो कोई भी नहीं पूछ रहा है। अब इससे मैं यही समझ रही हूँ कि आपको आ रहा है, समझ आ रहा होगा। अब आप कहोगे कि मैडम ऐसे हमें नहीं पता, तो आप ये आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप जो हैं कुछ कमेंट नहीं करते हैं। एक टीचर मेरे पास बोले, इतनी मेहनत कर रहे हैं सारे टीचर्स, बोले कि मैडम बच्चे कुछ मतलब कमेंट्स में लिखते ही नहीं है कि समझ भी आया, कि अच्छा लगा कि नहीं लगा। मैंने कहा सर भूल जाओ वो ज़माना जो आपका और हमारा था, कि हम लोग अपने टीचर के लिए इतना सभी, हमारे लिए हम लोग तो कुछ इतना मतलब हमारे टीचर इतना करते भी नहीं थे, कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा करते जैसे आप लोग भी किया जा रहा है। तो आप तो बड़े आराम से क्लास में चले जाते हैं उठ के, कभी आज तक ये नहीं लिखते कि हाँ भाई वेरी गुड, समझ में आया, गुड कुछ लिख दो। कोई तुम्हें तो पूरे टाइम गुड कहा जाता तुमसे, तुमने इतना सा आंसर बोल देते हो क्लास में, याद करो, लो भाई डिफाइन ऑस्मोसिस, अरे वाह वेरी गुड, क्लैप हो रहा है आपके लिए। आपको नहीं अच्छा लगता ये सब? तो आपको जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, 1 महीना होने वाला है, आपको लगातार पढ़ाया जा रहा है, आप में से कभी कोई लिखता है? कोई एकाध 50-60 में से एकाध कोई वेरी गुड कर देता है, ऐसा हाथ बना दिया बस। प्लीज अप्रिशिएट योर टीचर्स ऑल्सो, दे आर टीचिंग यू एंड ऑल। आई एम टेलिंग, सारे लोग छुट्टी मना रहे हैं घर में एक्सेप्ट टीचर्स, जो स्कूल में भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, क्लासेस भी यहाँ लगा रहे हैं, पूरे दिन पढ़ा रहे हैं बैठे, बट वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। इवन कम से कम ये तो बता दो कि समझ आ गया, चलो तारीफ नहीं करो, नहीं करना तारीफ, नहीं करो, ये तो बता दो कि समझ में आ रहा है। भाई सब समझ में आ रहा है हमें, तो हम लोगों को अच्छा लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है। प्लीज थोड़ा सा तो सीखो ये सब चीजें। नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल विल बी, राइट फास्ट, calculate the osmotic pressure in Pascal. Calculate the osmotic pressure in Pascal. A very good question, important लिख लो। in Pascal कहा है स्पेशली, exerted by a solution, exerted by a solution prepared by dissolving 1 gram of polymer, 1 gram of polymer of molar mass, 1
185,000 of 185,000 in 450 ml of water in 450 ml of water at 37 degrees Celsius. So this is again a very, very, very platinum like numerical. Finish writing fast, my dear. Hurry up, finish writing. वॉल्यूम दिया है तुम्हें मिलीलीटर में। यहां पर मुझे ये क्वेश्चन इतना अच्छा लग रहा है, ये 2011 में सेम का सेम नहीं बट इसी लेवल का क्वेश्चन आया था जहां पर उसने पूछा था प्रेशर इन टोर, जैसे TOR डबल आर टोर। टोर भी एक यूनिट होती है 760 mm इक्वल टू 760 टोर। तो चलो अभी कर लेंगे बाद में कभी, अभी तो ये देखो ये इनटेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सॉल्व एग्जाम्पल नहीं है, ये इनटेक्स्ट क्वेश्चन है बीच बीच में जो देते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन। नाउ लेट अस स्टार्ट राइटिंग द डाटा एज वी नो ऑलवेज वी हैव टू स्टार्ट राइटिंग द नोन एंड अननोन क्वांटिटीज। सो सबसे पहले मुझे मांगा गया है मुझसे पाई, ये मेरा नहीं है लेकिन मुझे उसने फंसा दिया, परेशान कर दिया, उसने मुझे पास्कल कह दिया तो मैं परेशान हो गई, लेकिन नहीं होंगे। WB कितना दिया है 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर। मॉलिक्यूलर मास यहाँ दिया है हमें MB विच इज गिवन टू मी 185,000 U। वॉल्यूम इज गिवन इन 450 ml। टेम्परेचर देखो हर यहां पर बहुत सी यूनिट आपको चेंज करना है। एज यू नो द टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन बट हेयर द टेम्परेचर इज गिवन इन सेल्सियस। तो सबसे पहले एक काम कर लो, इसको कर लो, जो आसान चीज है उसको सबसे पहले कर लो। 37 प्लस 273 याद है, एक्चुअली इट इज 273.15 बट 273 ले सकते हैं, इट बिकम 310 केल्विन। तो पहला हमने काम कर लिया, हमें अच्छा लगा। अब हमें जरा सी एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि भाई पाई हमारा पास्कल है, पाई हमारा क्या है पास्कल है, ठीक है भाई पास्कल है। तो अब क्या करें पास्कल का, पास्कल का ये करें कि आर कितना लें, आर भी तो लेना पड़ेगा। दो मेथड है, दोनों बता देती हूँ, करूंगी मैं एक से बट दोनों बता देती हूँ। अगर जैसे किसी बच्चे को कंफ्यूजन होगा एग्जाम में, वो परेशान हो रहा है भाई मैं क्या करूं, तो वो कोई टेंशन नहीं लो। आर अभी मैंने मिटा दिया, तुमने लिखा हुआ है, क्या लिखा था अपन ने, आर का 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर। आप आर एटमॉस्फेयर में कर लो, वॉल्यूम को आप लीटर में कर लो, और ये टेम्परेचर कर ही लिया है आपने, और आपका जो आंसर आएगा वो एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। किसका मतलब सॉरी आपका क्या मांगा क्या है आपसे, पाई, हाँ पाई आपका एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। उसके बाद बच्चे को ये बात पता होना चाहिए, एक रिलेशन पता होना चाहिए उसे। वो रिलेशन ये कहता है, आपका डब्बा बॉक्स आपका क्या कहता है, 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 10⁵ पास्कल। तो एक तो मेथड ये है, इससे मैं नहीं कर रही बट मैं बता रही हूं। अगर किसी को एग्जाम में कंफ्यूजन है तो वो R 0.082 लेके लीटर एटमॉस्फेयर का सब्स्टिट्यूशन लगा देगा। एटमॉस्फेयर में आएगा पाई, लीटर में वॉल्यूम को मिलीलीटर से लीटर में कर लिया, जो पाई की वैल्यू आएगी एटमॉस्फेयर में उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 10⁵ से, तो आंसर पास्कल में आ जाएगा। एक तो मेथड ये। एक और मेथड बहुत सिंपल है उसी जैसा, वो ये है कि जब आपसे प्रेशर उसने पास्कल में मांगा है तो यानी आप SI यूनिट यूज कर रहे हो, बिकॉज पास्कल इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर। अगर SI यूनिट हम यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम RSI में ले लें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R इन SI, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। बाहर सब्जी वाला चिल्ला रहा है, मैं बड़ी बड़ी आवाजों से बोल रही हूँ ताकि तो उसकी आवाज तुम्हें नहीं आए, क्योंकि तुम तो खुश हो जाओगे ना उसकी आवाज से। R इक्वल टू 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, R की ये ले ली वैल्यू, वेरी गुड। अगर मैं SI में ले रही हूं R, तो वॉल्यूम भी तो SI में लेना पड़ेगा। वॉल्यूम SI में कितना है, मीटर क्यूब, वॉल्यूम SI में मीटर क्यूब। अब किसको पता है, कौन मेरा बच्चा है जो लास्ट से याद रखता है मेरी हर बात, वो ये है कि 1 लीटर में 1000 ml, ये सबको पता है, और 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब। मैं दोनों तरीके दे रही हूं ताकि तुम्हें नॉलेज बढ़े और तुम्हें विजन हो कि हाँ किसी भी नंबर को कैसे उठाएंगे हम। तो अगर हमारा वॉल्यूम यहाँ कितने में है बताओ, 450 ml, तो आपके पास वॉल्यूम जो है 450 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा पहले 1000 से, उसको करना है कि नहीं करना,
ये करा तो ये 0.45 क्या आ गया, लीटर आ गया, आपका लीटर में कन्वर्ट हो गया। फिर आपको लीटर से काय में करना है, मीटर क्यूब में, तो फिर आप इसको इक्वल टू 0.45 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब करोगे। ये वॉल्यूम लेना पड़ेगा। आर कितना लेना पड़ेगा आपको, 8.314। टेम्परेचर केल्विन में ऑलरेडी आ चुका है। फिर जब सब्स्टिट्यूशन करोगे तो तुम्हारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर काय में आएगा, पास्कल। इज इट क्लियर? इज इट अ गुड एंड प्लेटिनम एंड डायमंड न्यूमेरिकल और नॉट? कह ही नहीं सकते कि नहीं, कह दो नहीं, कह दो, कहने में क्या जा रहा है, लेकिन नहीं कर पाओगे अगर ये इंफॉर्मेशन तुम्हें नहीं पता। सो आई होप इट इज क्लियर। सब समझ गए? पास्कल में करना है, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में करना है। मीटर क्यूब में करने के लिए ये नॉलेज होना चाहिए कि लीटर में कितना मीटर क्यूब है, 10⁻³ मीटर क्यूब। तो आप एग्जाम में भी लिखोगे हर चीज, आप लिख के बताओगे उसको कि वॉल्यूम मिलीलीटर से लीटर में करा, फिर लीटर से मीटर क्यूब में कर दिए, करके बता दोगे। टेम्परेचर बता दोगे केल्विन में, और फिर सब आर 8.314, बिकॉज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और जूल इज एसआई यूनिट जो कि डायरेक्ट पास्कल देगी। सो नाउ आई विल बी राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ पाई विच इज इक्वल टू WB इंटू आर इंटू टी अपॉन MB इंटू V। पाई इक्वल टू WB हमारा बहुत आसान है 1, आर मेरा 8.314 है, टेम्परेचर मेरा 310 है, मोलार मास इतना बड़ा सारा प्रोटीन है इसलिए 185000 इंटू 0.45 इंटू 10⁻³ बस ये हो गया आपका। बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल था ये, इंटेक्स्ट न्यूमेरिकल है ये कोई अलग का न्यूमेरिकल नहीं था। अब इसको का आंसर मैं एक मिनट देख के बता रही हूँ तुम लोगों को बेटा, एक सेकंड बस। ये आ रहा है 30.9, 31 भी जो निकालेगा उसको भी नंबर मिल जाएगा ऑफ कोर्स। 30.9 पास्कल। ठीक है बेटा। सो अ वेरी वेरी गुड न्यूमेरिकल। तो अभी तक जैसे मैंने देखा कि न्यूमेरिकल जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो टेढ़े नहीं होते, उनमें यूनिट कन्वर्जन बहुत आता है। खास चीज उसमें यूनिट कन्वर्जन ही मैंने देखी है हमेशा। सो आई होप दैट टुडे we have covered many good topics, as we have covered hypotonic, hypertonic, reverse osmosis, its application, and a good type or a very very good information about unit conversion and numericals on osmotic pressure. So the next class we will be starting with abnormal molar mass, continuing with numericals. Come revise with all the formulas. All the best. Good day.